अब हम डिस्कस करेंगे द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का चैप्टर 1 यानी प्रीलिमिनरी, जिसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड है। तो जिसमें बताया गया है कि सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि ये एक्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो एक्ट है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के नाम से जाना जाएगा। सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि ये पूरे इंडिया पे लागू है। ये जो एक्ट है पूरे इंडिया पे सभी स्टेट पे एप्लीकेबल है। तीसरा जो है दैट इज सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1, इट शैल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस ऑफिसेज एंड एजेंसीज outside India owned or controlled by a person resident in India and also to any contravention thereunder committed outside India by any person to whom this act applies। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उसका कोई ब्रांच जो है या ऑफिस या फिर एजेंसी वो इंडिया से बाहर है, ठीक है, लेकिन जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा वो ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और अगर जिस पर्सन पे ये एक्ट एप्लीकेबल है वो कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उस केस में उसके ऊपर जो है ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर। और वहीं पर सेक्शन 1 में बताया गया है कि जिस दिन से गवर्नमेंट गेजेटेड नोटिफिकेशन में ये जारी कर देगा उस दिन से एप्लीकेबल होगा। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये 1 जून 2000 को से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था पूरे इंडिया पे। क्लियर। तो ये सेक्शन 1 है जहाँ पर इतनी चीज़ें बताई गई हैं कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है और कोई रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उसका कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी जो बाहर दूसरे कंट्री में है तो उस पर भी जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 2, जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स की डिफिनेशन दिए गए हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको पता होने चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्लॉज एम में फॉरेन करेंसी को डिफाइन किया गया है कि फॉरेन करेंसी मीन्स एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, यानी कि इंडियन रुपीस के अलावा जो भी करेंसी होगी अदर कंट्रीज की उसको फॉरेन करेंसी माना जाएगा, चाहे वो नेपाली रुपी है, यूएस डॉलर है, जापानी की करेंसी है। क्लियर। तो अदर कंट्रीज की करेंसी को फॉरेन करेंसी ही माना जाएगा इंडिया की करेंसी को छोड़ के। तो ये क्लॉज एम में डिफाइन किया गया। वहीं पर क्लॉज एन में डिफाइन किया गया है फॉरेन एक्सचेंज टर्म को। तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि इंडियन करेंसी को आप किसी दूसरे कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर। एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी, यानी कि कोई भी डिपॉजिट है, कोई भी क्रेडिट है या फिर कोई भी बैलेंस है जिसको फॉरेन करेंसी में पे करना है तो वो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। इसी तरीके से कोई ड्राफ्ट है, कोई ट्रैवलर चेक है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि इंडियन करेंसी में ड्रॉ किया गया है लेकिन फॉरेन करेंसी में पेएबल है तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। यानी कि आपने बनाया तो इंडियन करेंसी में है ड्राफ्ट को, चेक को या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट को, लेकिन पेएबल वो फॉरेन करेंसी में है तो वो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। इसी तरीके से कोई ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज वो फॉरेन करेंसी में बनाया गया है, यानी कि आउटसाइड इंडिया में जो है उसको बनाया गया है लेकिन वो पेएबल है इंडियन करेंसी में तो उसको भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कन्वर्जन ऑफ करेंसी इन्वॉल्व है, एक कंट्री के करेंसी से दूसरे कंट्री के करेंसी का कन्वर्जन हो रहा है तो वो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज ओ, उसमें फॉरेन सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है। फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, यानी कि कोई भी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड वो अगर फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है तो उसको फॉरेन सिक्योरिटी माना जाएगा। यानी कि किसी भी इंडियन पर्सन के पास जो शेयर, स्टॉक, बॉन्ड है वो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है, डिनोमिनेटेड है तो वो फॉरेन सिक्योरिटी मानी जाएगी। एंड इट includes securities expressed in foreign currency but where the redemption or any form of return such as interest or dividend is payable in Indian currency, यानी कि फॉरेन सिक्योरिटी है, फॉरेन करेंसी है। क्लियर। कोई सिक्योरिटी जो कि फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस है लेकिन उसका जो रिटर्न आ रहा है, जो उसका डिविडेंड आ रहा है वो इंडियन करेंसी में आ रहा है तो उसको भी फॉरेन सिक्योरिटी ही माना जाएगा। क्लियर। यानी कि कोई सिक्योरिटी है वो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है लेकिन जब आप उसको रिडीम कराते हो, जब आप उसका कोई इंटरेस्ट आता है आपको या फिर डिविडेंड आता है वो इंडियन रुपीज में आता है तो वो इंडियन करेंसी नहीं होगी, वो फॉरेन सिक्योरिटी ही माना जाएगा। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज क्लॉज ई सेक्शन 2 में। क्लॉज ई में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया गया है। तो दो
ट्रांजैक्शन है, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन के एसेट्स को या फिर लायबिलिटीज को अल्टर करता है। क्लियर? यानी कि उसने कोई ऐसी, जैसे बाहर कंट्री में है, उसने कोई जो है प्रॉपर्टी परचेज कर ली, क्लियर, या फिर उसने एफडीआई कर दिया या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो कैपिटल अकाउंट हो गया क्योंकि उसकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन की आपकी आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। इंक्लूड contingent liabilities outside India of person resident in India or assets or liabilities in India of person resident outside India and include transaction referred to in subsection 3 of section 6। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा कि कोई इंडियन रेसिडेंट है और वो बाहर किसी देश में कोई एसेट या फिर लायबिलिटीज को परचेज कर रहा है, या फिर कोई बाहर का बंदा है वो इंडिया में एसेट या फिर लायबिलिटीज को परचेज कर रहा है। क्लियर? तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बाइंग फॉरेन रियल एस्टेट, एक्वायरिंग ओवरसीज स्टॉक्स, एफडीआई, फॉरेन करेंसी बैंक लोन, तो ये सब क्या है, ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएंगे क्योंकि इसकी वजह से जो एसेट है या फिर जो लायबिलिटीज है वो चेंज हो रही है, उसमें अल्टरेशन हो रहा है। वहीं पर क्लॉज जे में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलावा होते हैं। क्लियर? वो सभी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में नहीं आते हैं उनको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कहा जाएगा, या फिर आप कह लीजिए कि वो ट्रांजैक्शन जो कि किसी भी पर्सन के जो एसेट्स हैं या फिर लायबिलिटीज है उनको अल्टर नहीं करता है, जैसे पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड या फिर अदर करेंट बिजनेस सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में जो रूटीन पेमेंट है, जो डे टू डे इंटरनेशनल पेमेंट या फिर रिसीप्ट होते हैं, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आते हैं। क्लियर? पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फिर रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड, यानी कि कोई इंडियन रेसिडेंट है वो अपनी फैमिली, जो उसकी फैमिली बाहर किसी दूसरे देश में रह रही है, उसको लिविंग एक्सपेंसेस जो है ट्रांसफर करता है, तो वो भी जो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा क्योंकि हर महीने वो पैसा भेजता होगा। क्लियर? इसी तरीके से एक्सपेंस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, कोई इंडियन पर्सन है वो बाहर दूसरे देश में घूमने जा रहा है, तो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इसी तरह से कोई स्टूडेंट है वो बाहर दूसरे कंट्री में एजुकेशन जो है रिसीव करने जा रहा है, तो उसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे में देश में जा रहे हो आप, तो उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर? तो ये जो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि कह लीजिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जिससे में आपके एसेट और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। वहीं पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जो डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए रूटीन पेमेंट होते हैं, उसको हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्लियर? वहीं पर क्लॉज सी में जो है डिफाइन किया गया है एथोराइज्ड पर्सन। जैसा कि आपको पता है कि जो करेंसी कन्वर्जन होता है वो एथोराइज्ड पर्सन से ही होना चाहिए, और एथोराइज कौन करता है? आरबीआई करता है। तो एथोराइज्ड पर्सन मींस एन एथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर यानी कि किसी दूसरे देश में आपकी बैंकिंग यूनिट है, और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एथोराइज्ड अंडर सब सेक्शन ऑफ 1 ऑफ सेक्शन 10 टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। यानी कि कोई भी ऐसा एथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर या फिर ऑफशोर बैंकिंग जिसको सब सेक्शन 1 सेक्शन 10 के तहत जो है एथोराइज किया गया है, तो उसको एथोराइज्ड पर्सन कहा जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से क्लॉज एच में डिफाइन किया गया है करेंसी। करेंसी इंक्लूड ऑल करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड और सच अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। तो ये सारे टर्म्स जो आपने पढ़े अभी, करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रेवलर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सबको प्रॉमिसरी नोट, ये सब क्या है? ये करेंसी ही कहलाएंगी। क्लियर? या फिर रिजर्व बैंक अगर इसमें कोई और एडिशन कर देती है तो अलग चीज़ है, वरना ये सब टर्म्स जो है वो करेंसी ही कहलाएंगे। इसी तरीके से क्लॉज एल में एक्सपोर्ट को डिफाइन किया गया है। तो एक्सपोर्ट मींस द टेकिंग आउट ऑफ इंडिया इनटू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एनी गुड्स, यानी कि इंडिया से कोई गुड्स किसी दूसरे कंट्री में लेकर जाना ही एक्सपोर्ट कहलाता है। क्लियर? वहीं पर सर्विस के केस में अगर कोई पर्सन इंडिया से वो बाहर किसी दूसरे देश को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विस कहलाएगा, तो वो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। प्रोविजन ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। क्लियर? तो एक्सपोर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि गुड्स आप इंडिया से किसी दूसरे देश में लेके जा रहे हो या फिर सर्विस आप किसी दूसरे देश के क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एक्सपोर्ट ही कहलाएगा। इसी तरीके से क्लॉज वाई में डिफाइन किया गया है रिपाट्रिएट टू इंडिया। देखिए, रिपाट्रिएट का मतलब होता है वापस लाना। क्लियर? जैसे कि हमारे इंडिया से कोई पर्सन किसी दूसरे कंट्री में चला गया है
है और उसको अपनी कंट्री में वापस ले आना, इसको हम कहेंगे रिपाट्रिएट। क्लियर। तो रिपाट्रिएट टू इंडिया, इसी तरीके से हमने जैसे हमारी कंट्री से किसी बंदे ने एक्सपोर्ट किया, क्लियर, किसी दूसरे कंट्री में, तो उस एक्सपोर्ट के बदले जो सामान गया है उसके बदले उसको फॉरेन करेंसी मिलनी चाहिए। तो फॉरेन करेंसी को इंडिया में इंडियन करेंसी में लेकर आना, उस फॉरेन करेंसी को इंडिया में लेकर आना इंडियन रुपीज में, इसको हम रिपाट्रिएट टू इंडिया कहेंगे। मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया द रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमने 10 लाख का जो है अमेरिका में हमने जो है एक्सपोर्ट किया, तो 10 लाख के इक्विवेलेंट जो भी यूएस डॉलर होगा वो हमें पेमेंट करेगा, फिर उस इक्विवेलेंट डॉलर को हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा के अपने इंडिया में लेके आए, तो इसको रिपाट्रिएट टू इंडिया कहेंगे। द सेलिंग ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज टू एन अथॉराइज्ड पर्सन इन इंडिया इन एक्सचेंज फॉर रुपीज, यानी कि बाहर की कंट्री ने हमें डॉलर में दिया, उस डॉलर को हमने अथॉराइज्ड पर्सन के पास गए और उसको जो हमने कहा कि इसको हमें कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में दो, तो ये रिपाट्रिएट टू इंडिया कहलाएगा। इसी तरीके से द होल्डिंग ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट इन एन अकाउंट विथ एन अथॉराइज्ड पर्सन इन इंडिया टू द एक्सटेंट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ने जो भी अमाउंट नोटिफाई किया है उतने अमाउंट तक हम अपने अथॉराइज्ड पर्सन के अकाउंट में उस रियलाइज्ड अमाउंट को रख सकते हैं और उसको भी रिपाट्रिएट टू इंडिया ही कहेंगे। क्लियर। तो रिपाट्रिएट टू इंडिया यानी कि फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में अथॉराइज्ड पर्सन के जरिए ले आना या कन्वर्ट कराना ही रिपाट्रिएट टू इंडिया कहलाता है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे जो कि सेक्शन 2 में डिफाइन किए गए हैं द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। अब हम अगला चैप्टर यानी चैप्टर 2 जिसमें सेक्शन 3 से सेक्शन 9 है उसको हम डिस्कस करेंगे।